Welcome to Sadhana Chemistry Coaching Online Lecture. प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम विलयन के अध्ययन करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अणुसंघ गुणधर्म का। हमने पिछले अध्याय में राउल्ट का नियम पढ़ा था, हेनरी के नियम पढ़े थे। आज की क्लास में हम विलयन के अणुसंघ गुणों के बारे में जानेंगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, विलयन के अणुसंघ गुणधर्म। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के बारे में। इसका मतलब होता है अणुसंघ गुणधर्म। अणुसंघ गुणधर्म तो देखिए, विलयन में उपस्थित है। आप जानते हैं कि विलयन में विलेय और विलायक उपस्थित होते हैं। विलेय और विलायक उपस्थित होते हैं। विलेय और विलायक से विलयन बनता है। विलेय यानी कि सॉल्यूट, विलायक सॉल्वेंट, और उससे बनता है आपका विलयन मतलब सॉल्यूशन। तो विलेय और विलायक से विलयन बनता है। अब यहाँ पर जो विलेय के मोल होते हैं, तो विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के मोलों की संख्या पर या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के जो गुण विलयन के में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंघ गुणधर्म या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म होगा, कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है, कौन सा नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, और विलयन के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो जो गुण विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हीं को अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं, जो कि फिक्स हैं। 4 आपके अणुसंघ गुणधर्म होते हैं प्रत्येक विलयन के। उन चारों के नाम आपको ध्यान रखना है। पहला अणुसंघ गुणधर्म है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या अवनमन। अवनमन मीन्स कमी। वाष्प दाब में कमी या फिर आपेक्षिक कमी। वाष्प दाब में कमी कहलाती है डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस, राउल्ट के नियम से जानी थी। आपेक्षिक कमी कहलाती है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये आपकी आपेक्षिक कमी कहलाती है। तो वाष्प दाब में अवनमन या आपेक्षिक अवनमन यह अणुसंघ गुणधर्म होता है। दूसरा अणुसंघ गुणधर्म है भाई क्वथनांक। क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन यानी कि वृद्धि। उन्नयन कहलाती भैया वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टी बी। तीसरा है आपका वाष्प दाब। वाष्प दाब का तो हो गया, सॉरी, हिमांक। हिमांक का अवनमन। अवनमन हिमांक का अवनमन यानी कि कमी। हिमांक में कमी डेल्टा टी एफ है, हिमांक का अवनमन। और चौथा अणुसंघ गुणधर्म है परासरण दाब। परासरण दाब। परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो
विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। ये विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल कणों की संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक विलयन के 4 अणुसंग गुणधर्म होते हैं: बाष्प दाब का अवनमन या आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रसारण दाब। तो हम भाई बाष्प दाब का अवनमन या अपेक्षिक अवनमन इसको हम पढ़ चुके हैं। राउट का नियम पढ़ा था हमने, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर x विलेय पदार्थ के मूल अंश के बराबर होता है बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसे आपने पढ़ा था P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर n बटे n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n को नगण्य मान के छोड़ दिया था तो n बटे कैपिटल N। अगर ये चीज़ आपने नहीं देखी है तो पिछला लेक्चर देखिए विलयन का, उसमें हमने बड़े ही विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपका पहला अणुसंग गुणधर्म ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। आज हम बात करते हैं क्वथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो बॉइलिंग पॉइंट पर है, क्वथनांक पर है, जो कि अणुसंग गुणधर्म के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहली बात तो हम क्वथनांक को जान लेते हैं कि क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। भाई बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं आप, क्वथनांक किसे कहते हैं? अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास किसी पात्र में कोई द्रव रखा है, जैसे मान लो जल रखा हुआ है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर ये जल वाष्प में बदलने लगता है और ये वाष्प हमारी वायुमंडल में जाने लगती है, जहाँ का प्रेशर, वायुमंडल का दाब, एक वायुमंडल होता है, 1 ATM होता है भाई, एक वायुमंडल होता है। तो ये जो अगर आपका ये द्रव शुद्ध जल है, शुद्ध द्रव, शुद्ध H2O है, तो यहाँ पर ये जो है 100 डिग्री C पर इसकी जो वाष्प है वो वायुमंडल में जाने लगेगी। इसके वाष्प का जो दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। मतलब वेपर प्रेशर कितना हो जाना चाहिए? वेपर प्रेशर वाष्प दाब 1 ATM यानी कि 1 वायुमंडल हो जाना चाहिए। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको आप क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे शुद्ध, अभी हमने आपको समझाया कि जैसे शुद्ध जल है और जब हम उसको गर्म करते हैं तो 100 डिग्री C यानी कि 273 केल्विन ताप पर वह वाष्प में बदलने लगता है और उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो शुद्ध द्रव का क्वथनांक भी निश्चित होता है। जिस तरह से शुद्ध द्रव का वाष्प दाब निश्चित होता है, उसी तरह शुद्ध द्रव का क्वथनांक भी निश्चित होता है। तो प्रत्येक शुद्ध द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है। तो जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को आप उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट तो भैया जल का जो क्वथनांक होता है। अब देखिए, अब आपने मान लिया कि माना किसी शुद्ध द्रव का क्वथनांक T0 है। शुद्ध द्रव का क्वथनांक T0 है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, कोई भी विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, विलेय पदार्थ मिलाने पर
बने विलयन का क्वथनांक Ts है। तो भैया क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसलिए T0 आपका जो है कम होगा, Ts ग्रेटर होगा, Ts का मान ज़्यादा होगा। तो अब आप अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो क्वथनांक में वृद्धि आ जाएगी। क्वथनांक का उन्नयन यानी कि वृद्धि, डेल्टा टी बी बराबर निकालेंगे आप Ts माइनस T0। इस तरह से आपकी क्वथनांक का उन्नयन आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा Ts माइनस T0। तो एक शुद्ध द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, जैसे जल का क्वथनांक निश्चित है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक निश्चित होता है, लेकिन जब हम उसमें कोई पदार्थ मिलाकर उसका विलयन बनाते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो जो वृद्धि होती है वो आप इस तरह से अंतिम क्वथनांक में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो ये वृद्धि या उन्नयन यानी एलिवेशन निकाल लेंगे आप, क्वथनांक में एलिवेशन। आप इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, कैसे कि जो ये आपका क्वथनांक का जो उन्नयन होता है क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती यानी डेल्टा पी के समानुपाती होता है। तो भैया डेल्टा टीबी होता है वो डेल्टा पी के समानुपाती होता है। और ये डेल्टा पी ये आपने राउल्ट के नियम से पढ़ा था, तो राउल्ट के नियम से यहाँ पर आप डेल्टा टीबी मोलालिटी के समानुपाती होती है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। तो ये जो डेल्टा टीबी है ये डेल्टा पी के समानुपाती है, ये बात आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए आपने 2 विलयन लिए, 2 विलयन आपको लेना है, एक शुद्ध विलायक लेना है और उसके बीच में आपको एक ग्राफ खींचना है और फिर आप उसकी सहायता से सिद्ध कर पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव का क्वथनांक, शुद्ध द्रव का जो क्वथनांक है वो भैया T0 है। इसके बाद आपने एक विलयन बनाया, विलयन फर्स्ट, कोई भी विलेय पदार्थ मिलाया तो पहला विलयन बनाया, तो विलयन फर्स्ट का जो क्वथनांक निकला वो मान लीजिए आपने माना T1 मान लीजिए। तो विलयन फर्स्ट के लिए जो क्वथनांक का उन्नयन होगा, विलयन फर्स्ट के क्वथनांक का उन्नयन या वृद्धि, विलयन फर्स्ट के क्वथनांक का उन्नयन या वृद्धि डेल्टा टीबी बराबर कितना हो जाएगा, T1 माइनस T0। इस तरह से हो जाएगा T1 माइनस T0। इसी तरह आपने बनाया विलयन सेकंड, विलयन सेकंड बनाया, विलयन सेकंड का क्वथनांक, विलयन सेकंड का क्वथनांक भैया निकाला आपने, मान लीजिए आया T2। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा TB2 हो जाएगा, मतलब क्वथनांक का जो उन्नयन होगा विलयन सेकंड के लिए वो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T0, ऐसे हो जाएगा। ये T0 घटा देते आप। तो 2 विलयन बनाया आपने, एक विलयन फर्स्ट और एक विलयन सेकंड, एक ही द्रव में, विलायक एक ही है, विलयन आपके यानी के 2 हैं। तो एक कोई भी शुद्ध द्रव है आपके पास, उसका क्वथनांक T0 है। आपने विलयन फर्स्ट तैयार किया कोई पदार्थ मिला के, तो उसका क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB1 आया।
बिलियन सेकंड तैयार किया तो उसका क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB2 आया। अब आपको ये जो है जो ये क्वथनांक का उन्नयन आ रहा है, इसी आधार पर आपको एक जो है ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ आप इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर आपको वेपर प्रेशर लेना है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आप रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच निकाल रहे हो। जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है वो वेपर प्रेशर के डिप्रेशन के समानुपाती है। ये चीज़ आप सिद्ध करने वाले हो, तो इसको आप ग्राफ से सिद्ध करना चाहते हो। तो अब एक साइड आपने लिया, एक अक्ष पर आपको वेपर प्रेशर लेना है और एक अक्ष पर आपको बॉइलिंग पॉइंट लेना है, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए भाई, आपका जो मान लीजिए ये इस तरह से आपने एक जो है लाइन यहाँ पर सीधी रेखा आपको बना देनी है, डॉटेड लाइंस। ये आपका जो वेपर प्रेशर है, ये किसी भी बिलियन का, 1 बिलियन का वेपर प्रेशर मान लेंगे आप। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे 3 लाइनें पहले आपको बना देनी है। आपको इस तरह से 3 लाइनें यहाँ पर बना देनी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इस तरीके से। अब क्वथनांक चूंकि यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, राइट, क्वथनांक बढ़ रहा है भैया, तो मान लीजिए पहले आपका शुद्ध द्रव का क्वथनांक की लाइन ये मान लिया आपने T0, फिर बिलियन फर्स्ट का क्वथनांक मान लिया आपने T1, फिर बिलियन सेकंड का क्वथनांक मान लिया आपने T2, राइट। तो T2 क्वथनांक पर ये जो आपका वाष्प दाब होगा, जब क्वथनांक ज़्यादा है तो वाष्प दाब आपका कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि क्वथनांक में वृद्धि होती है और वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। तो ये देखिए T0 सबसे कम है, तो इसका वाष्प दाब यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा P0, P0, यहाँ पर आप P0 मानेंगे। क्वथनांक कम तो वाष्प दाब ज़्यादा, और क्वथनांक ज़्यादा तो वाष्प दाब कम, इस तरह से आपको मानना है। फिर T1 के लिए आपको इस तरह से और यहाँ पर लाइन ऐसे खींच देनी है। तो ये आपका हो जाएगा भैया T1, तो ये आपका P1 मान लीजिए, ठीक है। और फिर आपको और कम पर P2 मानना है। ये आपका मान लीजिए P2। अब आपको यहाँ से ये जो है ऐसे कर्व टाइप का आपको खींच देना है, इस तरह का कर्व आपको खींचना है, इसे कटान बिंदु से ये कर्व आपको खींच देना है। ये आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए यहाँ पर ये जो आपके कटान बिंदु आए हैं, अब आप देखिए ये जो आपकी पहली लाइन है ये आपकी सॉल्वेंट की लाइन है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, और ये दूसरी जो लाइन है ये आपकी सॉल्यूशन फर्स्ट की लाइन है, सॉल्यूशन फर्स्ट, और ये जो लाइन है ये आपकी सॉल्यूशन सेकंड की लाइन है, सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड है, सॉल्यूशन सेकंड की ये लाइन है। अब आपको यहाँ पर बिंदु A, B, C और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर आपको बिंदु D मान लेनी है, A, B, C, D, E। यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर D, यहाँ पर आप E मानिए। तो अब आप देखिए ये आपका एक त्रिभुज बना ABD, और ये आपका एक त्रिभुज बना ACE,
ACE, ये आपका दो त्रिभुज आपके दिख रहे हैं। इस तरीके से अगर इनको आप समांतर रेखाएं मान लें तो ये आपकी ऐसे दो त्रिभुज दिख जाएंगे। सीधी रेखा इनको माने तो ये आपका A, ये B और ये D है यहाँ पर ये C और यहाँ पर ये E है। तो ये आपके दो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं, ABD और ACE। इस तरह से दो आपके समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं। तो भैया इन दो समरूप त्रिभुजों के लिए आप त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACE में जब ये समरूप त्रिभुज हैं, कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज का आप नियम लगा देंगे कि दो भुजाओं का अनुपात, यानी कि जैसे लंब बटे लंब, एक त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर एक त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, या ये कह सकते हो कि दो संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों के लिए दो संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। एक ही त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का अनुपात लें तो वो दूसरे त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो आप इसको AB बटे AD बराबर लिख सकते हैं AC बटे AE, ऐसा लिख सकते हैं आप। या फिर आप लिख सकते हैं छोटे त्रिभुज का ये एक आधार मान लीजिए, एक लंब मान लीजिए, तो छोटे त्रिभुज का लंब AB बटे बड़े त्रिभुज का लंब AC बराबर छोटे त्रिभुज का आधार AD बटे बड़े त्रिभुज का आधार AE, ऐसे लिख सकते हो आप। या फिर आप लिख सकते हैं छोटे त्रिभुज का लंब या आधार AB और लंब AD, किसी को भी इसको लंब एक को आधार आप मान सकते हैं। तो आप दोनों प्रकार से कर सकते हो। तो देखिए भाई, आपने लिया AB, जैसे ये दूरी ले ली आपने छोटे की, फिर बड़े त्रिभुज की यही पूरी दूरी ले लीजिए बटे में, तो इससे में गलत नहीं होगा आपसे। तो AB बटे AC बराबर ऐसे छोटे त्रिभुज के लिए AD बटे ऐसे बड़े त्रिभुज के लिए AE, ऐसा हो जाएगा, राइट। अब ये दूरियां देखिए यहाँ पर क्या लिखी हैं। AB देखो कहाँ पर है भाई, जी है AB गौर से देखें, ये AB है, जिसका मतलब आप कैसे निकालोगे, T1 माइनस T0 ऐसे निकालोगे इसके बीच की दूरी। तो AB को आप क्या लिख सकते हो भाई, T1 माइनस T0 बटे AC देखिए ये है आपकी AC को आप क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T0, AC को लिख सकते हैं भैया T2 माइनस T0 बराबर AD देखिए ये है AD को आप क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस P1 लिख सकते हैं आप, P0 माइनस P1 बटे AE को क्या लिख सकते हैं भाई, P0 माइनस P2। तो फाइनली ये आपका डेल्टा TB1 बन गया है, ये डेल्टा TB2 बन गया। तो डेट इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 बराबर लिख सकते हो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। सिद्ध हो गया ना। अब आप कह सकते हैं कि डेल्टा TB समानुपाती डेल्टा P। यही बात आप सिद्ध करना चाहते थे इस ग्राफ के माध्यम से। तो देखिए, एक आपको विलायक लेना है, सॉल्वेंट, फिर उसमें आपको विलयन फर्स्ट, आपने कोई भी पदार्थ मिलाया और विलयन फर्स्ट बनाया, फिर विलयन सेकंड बनाया। तो विलयन फर्स्ट में क्वथनांक अलग होगा, सेकंड में अलग होगा। क्वथनांकों का आपने उन्नयन निकाला, दोनों का विलयन फर्स्ट के क्वथनांक का उन्नयन, सेकंड के क्वथनांक का उन्नयन। इस तरह से आपने ग्राफ बना दिया, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए, सॉल्यूशन सेकंड के लिए। बस इसको बनाते समय लाइनों का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से आपका ये T0, T1, T2, अब आपका कौन है भैया इसमें ग्रेटर, यानी कि सबसे बड़ा है इसमें आपका T2।
T2 बड़ा है सबसे, उससे छोटा है T1 और सबसे छोटा है T0। और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, P0 बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा P1, सबसे छोटा होगा P2, उल्टा हो जाता है क्योंकि क्वथनांक में होता है उन्नयन और बाष्प दाब में होता है अवनमन बेटा जी। तो इस तरह से आपको ये मानते समय ध्यान रखना है, इस ग्राफ में ये मिस्टेक ना हो पाए आपसे। इसको किस तरह से आपको मानना है, किस तरह से ग्राफ बनाना है, फिर आपको इन रेखाओं को सीधी रेखा मान लेनी है। ये जो कर्व बने हैं आपके, इन कर्वों को अगर आप सीधी रेखा के रूप में मान लेंगे तो भाई आपको ये दो त्रिभुज नजर आने लगेंगे इस तरीके के। देखिए अलग से हमने बना दिए हैं, ये समझने के लिए बनाए हैं अलग से। ये आप जब इसको लिखेंगे या आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्स में तो फिर आप ये अलग से नहीं बनाएंगे, आप अपने समझने के लिए है कि ये इस तरह का एक त्रिभुज बन गया, ये किस तरह का त्रिभुज बन गया। दो समरूप त्रिभुज दिखने लगे तो हमने समरूपता का नियम लगा दिया कि दो संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और इस बात को सिद्ध कर लिया। अब अगर इतनी बात सिद्ध हो गई है तो अब यहाँ से हम राउल्ट का नियम यूज करके डेल्टा टीवी का स्थायी रूप से सूत्र निकाल सकते हैं। तो भाई अब हम यहाँ से राउल्ट का नियम यूज कर देंगे, ठीक है। तो देखिए राउल्ट का नियम हम यूज कर देते हैं। तो भैया डेल्टा टीवी, हाँ राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम यूज कर लीजिए पहले। राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से क्या कह सकते हैं आप, राउल्ट का नियम क्या होता है, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर होता है N बटे कैपिटल N। स्मॉल n को आपने नगण्य मान के छोड़ दिया था तो इतना रूप बना था N बटे कैपिटल N। अभी इस स्मॉल n को आप स्मॉल w बटे स्मॉल m लिख सकते हैं, या फिर अभी n ही लिखा रहने दो, आप इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा p बटे P0 बराबर ये आपका n स्मॉल w बटे स्मॉल m अपॉन ये कैपिटल W बटे कैपिटल M। इसको सॉल्व करिए तो गुणा हो जाएगा ये आपका, तो ऊपर चला जाएगा तो स्मॉल w ऊपर चला जाएगा कैपिटल M बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W, राइट। इसको गुणा में भेज दीजिए भाई, तो डेल्टा P बराबर हो जाएगा P0 और इंटू कैपिटल M और फिर ये आपका बचेगा W बटे M गुणा कैपिटल W। देखिए हमने इतने को अलग क्यों लिख लिया, क्योंकि देखिए गौर से देखिए जो ये P0 है ये शुद्ध विलायक यानी द्रव का वाष्प दाब होता है, और जो कैपिटल M है ये उसी द्रव का मोलर द्रव्यमान है, अणुभार है। और दोनों ये कैसे होते हैं बेटा जी, दोनों ये कांस्टेंट होते हैं, नियत होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए जल है तो जल का अणुभार 18 होता है, ये भी नियत मान है और उसका वाष्प दाब भी निश्चित होता है शुद्ध जल का। इसलिए हम इस P0 और कैपिटल M को कांस्टेंट मान लेंगे। जब कांस्टेंट मान लेंगे तो डेल्टा P समानुपाती आ जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। कैपिटल W ऐसा बन जाएगा भाई। तो ये स्मॉल w क्या है, विलेय पदार्थ की ग्राम्य मात्रा, स्मॉल m क्या है, विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। अब सोचिए कि अगर ये विलायक का भार किलोग्राम में हो, किलोग्राम में लिया जाए तो इतना सूत्र मोलालिटी का बन गया है भाई। मोलालिटी का इतना ही सूत्र होता है, मोललता कहते थे जिससे आपने पढ़ा था पहले लेक्चर में। मोलालिटी, तो मोलालिटी बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, यही मोलालिटी का सूत्र होता है। अगर आप इसको ग्राम में लेते हैं तो ज़रूर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
और ये आपका कैपिटल W काय में हो जाता है, ग्राम में हो जाता है। तो अगर यहाँ पर कैपिटल W आपका किलोग्राम में व्यक्त किया जाए तो इतनी राशि आपकी मोलालिटी बन गई है। तो आप यहाँ पर बेझिझक लिख सकते हैं डेल्टा P समानुपाती मोलालिटी, मोलालिटी यानी कि मोललता। तो अब आप जब ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 2 मानिए, अब आप समीकरण 1 और 2 की इक्वेटिंग कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो भाई डेल्टा P के स्थान पर आप मोलालिटी लिख सकते हैं। तो फाइनली हो जाएगा डेल्टा TB समानुपाती मोलालिटी, मोलालिटी हो जाएगा डेल्टा TB समानुपाती मोलालिटी। अब मोलालिटी का आप यहाँ पर सूत्र खोल देंगे तो दोबारा से आपका सूत्र बन जाएगा, या फिर आप ये समानुपाती का पहले चिन्ह हटाइए तो भैया डेल्टा TB बराबर यहाँ कांस्टेंट आएगा KB और इनटू मोलालिटी यानी कि मोललता, मोललता इतना सूत्र आ जाएगा। या फिर आपको ये ग्राफ जैसे ध्यान नहीं देना है तो आप जैसे आंकिक प्रश्न के लिए आप सूत्र भूल जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट इतना ध्यान रखना है कि जब भी शुद्ध द्रव्य होता है उसका क्वथनांक निश्चित होता है। शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक निश्चित होता है। जब हम उसमें कोई पदार्थ मिला देते हैं, ठोस पदार्थ, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वही क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन कहलाती है। तो क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो मिलाए गए पदार्थ पर निर्भर करेगा, इसलिए विलयन की मोललता पर निर्भर करेगा, मोलरता पर नहीं, मोललता पर। तो क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया KB, तो इसको आप मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इस KB को आप क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि ये विलायक का होता है बेटा जी, शुद्ध द्रव्य का होता है सॉल्वेंट कांस्टेंट। ये भी आपका ये वैल्यू शुद्ध द्रव्य के लिए थी ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन का मतलब उन्नयन और कांस्टेंट का मतलब स्थिरांक। इसकी भी आपको एग्जाम्स में परिभाषा पूछ दी जाती है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम इसी के सूत्र से निकाल सकते हैं, निकालेंगे भी। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट KB आया है ये क्या कहलाता है? ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। अब मोलालिटी का आप सूत्र खोल दीजिए, ये जो मोलालिटी का सूत्र है ये आप सूत्र खोल दीजिए तो इसका फाइनल सूत्र बन जाएगा भाई। तो डेल्टा TB बराबर आप लिख सकते हैं KB और मोलालिटी की जगह लिख सकते हैं W गुणा 1000 बटे M गुणा कैपिटल W, ऐसा आप सूत्र लिख सकते हैं। इस सूत्र से आप क्वथनांक में उन्नयन वाले आंकिक प्रश्नों को, सवालों को हल कर सकते हैं। बाद में इसमें करेक्शन भी है, वन टॉप करेक्शन, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो अभी फिलहाल आपको इतना समझ आ गया होगा कि आप जब भी किसी द्रव्य में पदार्थ मिला, जब भी किसी द्रव्य में आप ठोस पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसी तरह से आपने एक शुद्ध द्रव्य लेकर उसमें दो पदार्थों को अलग अलग मिला के 2 विलयन बनाए, विलयन फर्स्ट और सेकंड। तो आपने सिद्ध करा, क्या सिद्ध करा कि जो क्वथनांक के उन्नयन है वो उनके बाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती है, और बाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो राउल्ट के नियम से निकालते हो आप। तो आपने इस तरह से सिद्ध किया कि बाष्प दाब का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है और क्वथनांक का उन्नयन बाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। इसलिए फाइनली आप कह सकते हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। और मोललता का आपने सूत्र खोल दिया है, ये कांस्टेंट लगा दिया, तो ये आपका फाइनल फार्मूला आ चुका है जो आप क्वथनांक उन्नयन के सवालों में लगा सकते हो। अब हम यहाँ से केवी की डेफिनेशंस भी निकाल सकते हैं। केवी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी परिभाषा भी हम यहीं से निकाल सकते हैं बेटा जी, इसकी परिभाषा भी हम यहीं से निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए जो आपने अभी अभी पढ़ा कि भैया केवी बराबर डेल्टा टीवी बराबर, अभी अभी पढ़ा डेल्टा टीवी बराबर केवी
गुणा W गुणा 1000 बटे M गुणा कैपिटल W, राइट। इस W बटे M को आप N लिख सकते हैं, तो भैया डेल्टा TV बराबर हो जाएगा KB गुणा N गुणा 1000 और बटे कैपिटल W। अब आपको मान लेना है इफ यदि आप N बराबर मानते हैं 1 मोल और कैपिटल W बराबर आप मानते हैं 1 किलोग्राम, 1 kg, 1 किलोग्राम इसकी मात्रा मान लेते हैं, 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम से, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो भैया क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टीवी केबी के बराबर आ जाएगा, डेल्टा टीवी केबी के बराबर आ जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं ये आपने 1 किलोग्राम विलायक का भार मान लिया है, यानी 1000 ग्राम, तो यहाँ 1000 रख देंगे तो ये कट जाएगा, n का मान 1 रख देंगे तो डेल्टा टीवी बराबर केबी आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी शुद्ध द्रव का, कोई भी शुद्ध द्रव है, किसी द्रव का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, किसी द्रव का मोलल एलिवेशन कांस्टेंट उस द्रव के 1 किलोग्राम में विलेय पदार्थ का 1 मोल मिलाने पर या अवाष्पशील ठोस का 1 मोल मिलाने पर होने वाले क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। होने जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, उन्नयन होता है, उसी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो विलायक का या द्रव का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट उस विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल मिलाने पर या घोलने पर होने वाला क्वथनांक उन्नयन या क्वथनांक की वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। या देखिए आप डायरेक्टली कह सकते थे भैया कि डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू मोलालिटी, ऐसा आया था, मोलालिटी आया था। आप सीधे मोलालिटी को एकांक मान लीजिए तो आप कह सकते हैं कि किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक उस विलयन के या उसके विलयन के क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है, जबकि उस विलयन की मोललता एकांक हो, मोलालिटी एकांक हो, या 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, ऐसे आप कह सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की आप परिभाषा इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आप पढ़ते हैं हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक किसे आप कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक का अवनमन, तो पहले आपको हिमांक पढ़ना है, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट आप किसे कहते हैं। तो जैसे देखिए कोई भी द्रव है, जब आप उसको ठंडा करते हैं तो प्रायः वह ठोस में बदलता है, एक निश्चित ताप पर वो ठोस में बदलता है, उसी ताप को आप फ्रीजिंग पॉइंट कहा करते हैं, उसी ताप को आप हिमांक कहा करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहा करते हैं। तो आप इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आप कह सकते हैं वाष्प दाब के अकॉर्डिंग इसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक उस वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो जब द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उस निश्चित ताप को आप फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक कहते हैं। इसी तरह का ग्राफ हिमांक में भी बनेगा जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।